हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ प्रोलैप्स्ड सर्वाइकल डिस्क के बारे में। इसके ठीक पहले जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बात किया था कि अगर आपको लोअर बैक में अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नेक का जो बोन होता है उसमें अगर मान लीजिए आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होगा और वो किन किन कारणों की वजह से होता है और उसका डायग्नोसिस क्या है और फिजियोथेरेपी असेसमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो प्रोलैप्स्ड सर्वाइकल डिस्क को समझने के पहले एक चीज़ जानिए कि आपका जो नेक का जो रीज़न है ना, जो आपका गर्दन है उसमें 7 सर्वाइकल बोन्स होता है। उसको हम लोग लिखते हैं C1, C2, C3 एंड सो ऑन C7 तक। ओके, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम है बेसिकली आपका जहाँ पे डिस्क बल्ज किया है। ये देखिए, नॉर्मली ये डिस्क ऐसे करके प्रेजेंट है, यहाँ पे डिस्क जो है हल्का बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बल्जिंग डिस्क का डायग्राम है। अब हम लोग समझते हैं कि 7 सर्वाइकल बोन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा बोन में ये देखा जाता है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आपका C5 और C6 वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि दो तरीके से दो डायरेक्शन में आपका ना डिस्क बल्ज हो सकता है। एक तो होता है आपका सेंट्रल में और दूसरा होता है आपका पोस्टेरोलेटरल प्रोट्रूजन। जो आपको स्लिप डिस्क बोलते हैं ना उसको प्रोट्रूजन बोलते हैं मेडिकल के टर्म में। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो था आपका सेंट्रल और दूसरा है पोस्टेरोलेटरल। पोस्टेरोलेटरल का क्या मतलब हुआ? पोस्टेरो का मतलब हो गया पीछे और लेटरल का क्या मतलब हुआ? टू अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे कि मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है तो ये मिड लाइन हो जाएगा बीच का। तो अगर मिड लाइन के अगर आप अवे जा रहे हैं तो उसको हम लोग कह देंगे लेटरल, और अगर मिड लाइन के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो उसको हम लोग कह देंगे मीडियल। तो किस डायरेक्शन में प्रोट्रूजन सबसे ज़्यादा कॉमन है? पोस्टेरोलेटरल प्रोट्रूजन। सबसे ज़्यादा ये किस में देखा जाता है? तो सबसे ज़्यादा यंग अडल्ट्स में देखा जाता है और मिडिल एजेड पर्सन में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन किन कारणों की वजह से होता है? तो कारण है पहला ट्रॉमा। अब ट्रॉमा किस कारण से हो सकता है? या तो सडन जर्क हो जाए या फिर स्ट्रेन हो जाए। ठीक है, दूसरा है आपका एज। एज जो होता है वो सबसे कॉमन फैक्टर होता है आपका सर्वाइकल प्रोलैप्स डिस्क में। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके कॉजेज़। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स के पहले एक और छोटा पॉइंट है, वो जान लीजिए कि ये जब होता है ना सर्वाइकल प्रोलैप्स डिस्क किसी पेशेंट को अगर है तो गर्दन से आपका पेन जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि दर्द आपका गर्दन से स्टार्ट होगा और वो रेडिएट करता है। मतलब वो दर्द कहाँ पर रेडिएट करेगा? आर्म तक, और कभी कभी तो टिप्स ऑफ द फिंगर, मतलब कि फिंगर के टिप्स तक भी पेन चला जाता है। ये जो प्रोट्रूजन होता है ना, यानी कि डिस्क का जो स्लिप होता है ना, ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर भी हो सकता है। कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो माइल्ड वाले केसेस में क्या देखा जाता है कि वहाँ पे लोकलाइजिंग पेन होगा, यानी कि जहाँ पे हुआ है ये प्रॉब्लम वहीं पे सिर दर्द होगा। साथ ही साथ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का कंप्रेशन हो जाएगा। अब ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और जितने भी ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं, और बहुत अच्छे से मैंने वर्टिब्रास को भी समझाया है लंबर प्रोलैप्स डिस्क में, तो आप लोग प्लीज़ वो पिछला वीडियो देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसमें मैंने पैथोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया है। ठीक है, कि कैसे कैसे करके अल्टीमेटली आपका डिस्क का स्लिपेज होता है अपनी जगह से। फिर दूसरा आता है आपका मॉडरेट। मॉडरेट में क्या देखा जाएगा कि हर्निएशन थ्रू पोस्टीरियर लिगामेंट, यानी कि पोस्टीरियर लिगामेंट का बेसिकली काम ये है कि वो होल्ड करके रखता है, ठीक है, डिस्क को। अब अगर पोस्टीरियर लिगामेंट पे ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो हो सकता है वो डिजनरेट हो जाए, वो टूट जाए या वियर टीयर हो जाए। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? हर्निएशन आपको देखने को मिलेगा। आप स्लिप डिस्क कह लीजिए, हर्निएशन कह लीजिए या फिर प्रोलैप्स डिस्क कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली वो लेटरली क्या करेगा? वो प्रेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि देखिए जितने भी सर्वाइकल बोन्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ये सर्वाइकल बोन है तो सबके नीचे नर्व रूट गया हुआ है। ये नर्व रूट का क्या काम है? ये नर्व रूट बेसिकली आपको सप्लाई करता है अपर लिम्ब में। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि लेटरली आपको प्रेस करता है, और कहाँ पे प्रेस करेगा? नर्व रूट को प्रेस करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि लेटरल कॉर्ड जो है उसका कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, उसमें सेंट्रल प्रोट्रूजन होता है, यानी कि बीच से ही आपका डिस्क स्लिप कर जाता है, जिसके कारण वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड को वो कंप्रेस करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम है कि नेक के मसल्स में स्टिफनेस देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ स्पाज्म देखने को मिलेगा। और C5, C6 और C7 के स्पाइनस प्रोसेस के पास आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगा। अब स्पाइनस प्रोसेस कहाँ होता है? तो ये एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये पीछे उसका बॉडी, सॉरी ये इसका बॉडी है और ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। ये तो स्पाइनस प्रोसेस ना ये बंटा होता है 2 भाग में इस तरह से। तो ये पीछे का पार्ट हो गया, ये आगे का पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, तो टेंडरनेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? C5, C6, C7 में और स्पाइनस प्रोसेस के पास। स्पाइनस प्रोसेस आपका ये पीछे की तरफ है। साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन जो होता है सर्वाइकल मूवमेंट का, अब सर्वाइकल मूवमेंट कौन कौन सा है? गर्दन हम लोग आगे की तरफ झुकाते हैं, साइड की तरफ झुकाते हैं, पीछे की तरफ झुकाते हैं। तो जितना नॉर्मली झुकना चाहिए उतना नहीं झुकेगा, उसी को हम लोग कह देते हैं डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। साथ ही साथ अगर कफ करेंगे या फिर स्नीज करेंगे, कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे क्या होगा? पेन और भी ज़्यादा बेतहाशा बढ़ जाता है वो। अभी हम लोगों ने तुरंत बात ही किया था कि रेडिएटिंग पेन होगा कहाँ पे? शोल्डर, कभी कभी थंब में भी चला जाएगा। साथ ही साथ पेन ज़्यादा करता है अगर हम लोग हेड को आगे बेंड करते हैं। अगर हम लोग सर को आगे बेंड करेंगे, गर्दन को आगे की तरफ मोड़ेंगे तो दर्द ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही साथ पैरास्थेसिया भी देखने को मिलेगा। पैरास्थेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, कहाँ पे? लेग्स में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्रेस हो रहा है उस कारण से, ठीक है। ये हालांकि सीवियर केसेस में ही होता है, ऐसा नॉर्मल केसेस में नहीं देखने को मिलेगा आपको। दूसरा चीज़, ये इसका जो पेन होता है वो उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा कब? जब आर्म को एबडक्शन में रखेंगे और एल्बो को फ्लेक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फिजियोथेरेपी असेसमेंट के बारे में या फिर एग्जामिनेशंस के बारे में जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिससे कि हम लोग प्रोलैप्स जो हुआ है उसका लेवल जान सकें और नर्व रूट का कंप्रेशन जान सकें कि कहाँ पे नर्व रूट का कंप्रेशन हुआ है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए C5, C6 का अगर डिस्क प्रोलैप्स किया है तो वहाँ पे बाइसेप्स जर्क जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हाइपोस्थेसिया देखने को मिलेगा, कहाँ पे? आउटर बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म, थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो यहाँ पे आपको हाइपोस्थेसिया यानी कि यहाँ का सेंसेशन आपको कम देखने को मिलेगा। एक होता है एबनॉर्मल सेंसेशन जिसको हम लोग कह देते हैं पैरास्थेसिया, एक होता है कम सेंसेशन जिसको हम लोग कह देते हैं हाइपोस्थेसिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि C7 कंप्रेस कर रहा है, C6, C7 डिस्क प्रोट्रूजन में, तो क्या होगा कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर में सेंसेशन आपको कम देखने को मिलेगा यानी कि हाइपोस्थेसिया देखने को मिलेगा। ट्राइसेप्स मसल का वीकनेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ट्राइसेप्स जर्क जो होता है वो भी एब्सेंट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे डायग्नोस करें, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि हाँ इस पेशेंट को यही प्रॉब्लम है, तो हम लोग नॉर्मली एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, ठीक है। अब एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? जो 2 सर्वाइकल के बीच का जो स्पेस होता है ना, जहाँ पे डिस्क प्रेजेंट होता है, डायग्राम्स वगैरह भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, ये एक वर्टिब्रा है और ये दूसरा वर्टिब्रा है, ये दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क है, ठीक है। तो ये जो डिस्क है ये बेसिकली क्या है? दोनों वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट है, तो इसका जो स्पेस होता है ना वो आपको कम देखने को मिलेगा, तो नैरोड डिस्क स्पेस। दूसरा, वर्टिब्रा का जो बॉर्डर होता है वो स्क्लेरोज्ड देखने को मिलेगा, थोड़ा हार्डेंड बॉर्डर देखने को मिलेगा। तीसरा, ऑस्टियोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये सर्वाइकल डिस्क का प्रोलैप्स हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो माइल्ड केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, रेस्ट एडवाइस करते हैं, साथ ही साथ सर्वाइकल कॉलर भी देते हैं और उसके साथ साथ पोस्चरल गाइडेंस वगैरह भी बताते हैं कि आपको पोस्चर हमेशा ठीक रखना है, गर्दन को हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, आगे ज़्यादा झुकाना नहीं, ये सब सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक्सरसाइजेज वगैरह गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन सीवियर केसेस में क्या करते हैं, जब वहाँ सीवियर केसेस कब मानते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो जब स्टिफनेस भी देखने को मिल रहा है, नेक में जब आप मूवमेंट करते हैं तो पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखा रहा है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि मान लीजिए कि नर्व का रूट कंप्रेशन हो रहा है तो आपको वीकनेस ऑफ द मसल देखने को मिल जाएगा, हाइपोस्थेसिया देखने को मिलेगा। तो ये सब सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है, नर्व के कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस केसेस में हम लोग नेक का कंप्लीट इमोबिलाइजेशन करते हैं, किसमें? मोल्डेड कास्ट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉलर के साथ, और साथ ही साथ सर्वाइकल ट्रैक्शन भी देते हैं तब तक जब तक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम रिड्यूस ना हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूट फेज़ और क्रॉनिक फेज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो एक्यूट फेज़ में एम क्या है, ठीक है, आपका मकसद क्या है? पेन को कम करना है,
मसल को रिलैक्स इंड्यूस करना है, प्रोमोट करना है, इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ पेशेंट को ये कहना है कि वो रेस्ट लें, पोस्चर को सही करना है और साथ ही साथ सपोर्ट को भी प्रोवाइड करना है। अब हम लोग करेंगे क्या एक्यूट फेज़ में? SWD एक बायोइलेक्ट्रिकल मोडालिटी है। मैंने पहले भी कह रखा है कि अगर आपको किसी बायोइलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोड कर दूंगा। तो SW के साथ साथ इफ्लोरेज मसाज टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं और सर्वाइकल रीजन के ऊपर माइल्ड, ज़्यादा प्रेशर के साथ हम लोग ये काम नहीं करते हैं, माइल्ड प्रेशर के साथ ही करते हैं क्योंकि हो सकता है दर्द बढ़े। तो SWD पेन के लिए है और साथ ही साथ इफ्लोरेज मसाज भी परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्वाइकल मसल्स, ठीक है। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ? आइसोमेट्रिक, ठीक है। तीसरा है सर्वाइकल सपोर्ट देते हैं ताकि स्पाइन का इमोबिलाइजेशन बना रहे। उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? सर्वाइकल कॉलर का यूज़ करते हैं, सर्वाइकोथोरेसिक ब्रेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकोथोरेसिक ब्रेस का हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग को पूरा सर्वाइकल रीजन को और शोल्डर गर्डल को पूरी तरह से इमोबिलाइज करना है, ठीक है। सर्वाइकल ऑर्थोसिस का भी यूज़ करते हैं जैसे कि थॉमस कॉलर हो गया या सोमी ब्रेस हो गया या फिर हेलो बॉडी ऑर्थोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ सर्वाइकल ट्रैक्शन तो देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि सोते समय एक बटरफ्लाई शेप्ड का एक सर्वाइकल पिलो आता है, उसको यूज़ करें वो, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्रॉनिक फेज़ के बारे में। क्रॉनिक फेज़ में इसका एम क्या होगा आपका एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? तो मोबिलाइजेशन को ग्रेजुअली वो तो करना है, पोस्चर को हमेशा इंप्रूव करना है, ADL को प्रमोट करना है, यानी कि वो पर डे अपना दैनिक ज़िंदगी में जो भी उनका काम है वो कर सकें। रिलैक्सेशन उसको भी प्रमोट करना है और साथ ही साथ ये वापस से ना हो जाए उसको भी प्रिवेंट करना है। क्या करेंगे अब हम लोग इसमें? पैसिव स्ट्रेचिंग देंगे। पैसिव स्ट्रेचिंग भी जो होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, वो भी पेन लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्वाइकल मसल्स जो भी हैं उसका स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे और SWD का यूज़ करते हैं अगर पेन होता है तो। अब इसमें अगर मैं बात करूं एडवाइसेस के बारे में तो कई पेशेंट्स में सर्वाइकल कॉलर को एडवाइस किया जाता है ट्रैवलिंग करते दौरान और पेशेंट को ये बोला जाता है कि जर्गी मूवमेंट वगैरह से बचिए, साथ ही साथ गर्दन को आगे ना झुकाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट prolapsed cervical disc. So I hope you like this video. So thank you so much for watching this video.